जो कविता आज हम करने जा रहे हैं उसका नाम है रिवॉल्विंग डेज बाय डेविड मलूफ। डेविड मलूफ एक ऑस्ट्रेलियन पोएट हैं। वे नॉवल, शॉर्ट स्टोरी, पोएट्री, प्रोज सब कुछ लिखते हैं। ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2008 में पब्लिश हुई थी, एक बुक में पब्लिश हुई थी जिसका नाम ही रिवॉल्विंग डेज था और ये पोएम उसकी टाइटल पोएम थी। तो चलिए लाइन बाय लाइन एनालिसिस इस पोएम का हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका टाइटल है रिवॉल्विंग डेज। आप जानते होंगे कि जब कोई चीज रिवॉल्व होती है तो वो एक सेंटर के आसपास घूमती है, एक बीच में कुछ होता है और वो उसके आसपास घूमती है। इसी को रेवोल्यूशन कहा जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, सूर्य बीच में है और पृथ्वी उसके आसपास घूमती है, उसको रिवॉल्विंग कहते हैं। तो यहाँ पे स्पीकर के जो दिन हैं वो रिवॉल्विंग है, तभी इस कविता का नाम है रिवॉल्विंग डेज। वो रिवॉल्विंग क्यों है? क्योंकि उनकी जो लाइफ है, उनके जो डेज हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं अपने लवर की मेमोरीज के आसपास। उनकी लाइफ सीधी नहीं चल रही है, उनके डेज रिवॉल्व हो रहे हैं क्योंकि वो घूम फिर के अपने लवर की मेमोरी पर ही वापस आ जाते हैं। तो ये कविता है लव के बारे में, मेमोरीज के बारे में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इस बारे में है कि किस तरह से प्रेम एक इंसान को चेंज करता है। When someone falls in love, जब किसी को प्यार होता है तो वो प्यार उसकी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करता है, चेंज करता है, उसको बहुत मैच्योर बनाता है। ये पोएम इसके बारे में है। तो जो पहला स्टैंजा है वो इस लाइन से शुरू होता है, That year I had nowhere to go. I fell in love, a mistake of course, but it lasted and has lasted. तो देखने में दोनों लाइंस बहुत सिंपल सी लग रही हैं। सीधा सा मतलब है कि उस साल मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं था, मुझे प्यार हो गया, वो प्यार एक मिस्टेक था, लेकिन वो प्यार भी लास्ट किया और आज तक लास्ट कर रहा है। वो प्यार उस वक्त भी चला और आज तक चल रहा है। कहने को तो सिंपल सी बात है लेकिन बहुत गहरा मतलब है। पहली बात तो ये है कि उस साल मेरे पास जाने के लिए कहीं नहीं था, मुझे प्यार हो गया। इससे पता चलता है कि उनका जो प्यार था जब वो शुरुआत हुई उसकी, तो बहुत कैजुअल सी बात थी, कोई सीरियस बात नहीं थी, वो प्लान नहीं कर रहे थे, कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशनल चीज़ उनकी लाइफ में नहीं हुई थी, उनको बस ऐसे ही कैजुअली प्यार हो गया था। और वो कहते हैं वो प्यार एक मिस्टेक, जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ऑफकोर्स ये एक मिस्टेक थी, यानी जाहिर सी बात है ये एक मिस्टेक थी। तो एक्चुअली वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये एक मिस्टेक थी। ऑफ कोर्स से मतलब है कि वो दूसरे इंसान को सुनाने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ तुम समझते हो कि ये मिस्टेक थी तो चलो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि ये मिस्टेक थी। लेकिन पोएम के अंत तक हमें मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली ये प्यार उनके लिए कोई मिस्टेक नहीं थी। बट इट लास्टेड एंड हैज़ लास्टेड। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो इस प्यार में वो बहुत कैजुअली पड़े थे, जो भी वो थे और उनके लवर थे, उन्होंने बहुत बड़े कोई प्लान्स नहीं बनाए थे कि हम शादी करेंगे, हमारा एक फ्यूचर होगा, हमारे बच्चे होंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बहुत ग्रैंड कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी उस प्यार को एक छोटा सा अफेयर नहीं कहा जा सकता। वो उस वक्त पे चला और आज तक चल रहा है। इट हैज़ लास्टेड। जब हम वर्ड हैज़ देखते हैं यानी कि वो प्रेजेंट टेंस में आ गया है। वो प्यार तब भी था और आज तक वो प्यार चल रहा है। तो इसके बाद वाली लाइंस कहती हैं, The old tug at the heart, the grace unasked for, urgencies that boom under the pocket of a shirt. तो अब क्योंकि वो उससे पिछली लाइन में बात हैज लास्टेड पे खत्म हुई थी, तो हम अब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। वो प्यार था और आज भी है, और आज भी स्पीकर को कैसा फील होता है? ओल्ड टग एट द हार्ट। टग का मतलब होता है पुल, खिंचाव, यानी कि आज भी उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एक दिल में एक एक्साइटमेंट सी महसूस होती है जब उस प्यार के बारे में स्पीकर सोचते हैं। द ग्रेस अनआस्क्ड फॉर, ये जो ग्रेस है, जो भगवान का दिया हुआ ये एक आशीर्वाद है, दिस इज अनआस्क्ड फॉर। वो उसको मांग नहीं रहे हैं। ये जो याद आ रही है, ये जो मेमोरी है, जो उनको अपने दिल में आज भी एक एक्साइटमेंट फील हो रही है, ये भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद बुलाते हैं पहले उसे, और फिर कहते हैं कि मैंने मांगा नहीं है। वो नहीं चाहते कि वो मेमोरीज वापस लौट कर आएं, उनके दिन रिवॉल्व करते रहें, घूम फिर के वो सेम बात पे आते रहें, लेकिन फिर भी वो इसे ग्रेस बुलाते हैं, उसे एक आशीर्वाद बुलाते हैं, यानी कि वो मेमोरीज उनको पसंद हैं, वो मेमोरीज उन्हें आज भी अच्छी लगती हैं। वो जो ओल्ड टग एट हार्ट, उनका जो दिल धड़कता है, वो उन्हें आज भी पसंद है। अर्जेंसीज दैट बूम अंडर द पॉकेट ऑफ अ शर्ट। आज भी अपनी शर्ट के पॉकेट के नीचे, क्या होता है शर्ट की पॉकेट के नीचे? हमारा दिल। आज भी जब उनके दिल में एक अर्जेंसी उठती है,
जब उनका दिल चाहता है कि वो अपने लवर को देख लें, मिल लें, उनसे बात कर लें, ऐसी अर्जेंसी का बूम, वो धड़क आज भी वो अपने दिल में महसूस करते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि पहली बात तो शायद ये है कि उनका प्यार सिर्फ मेमोरीज में जिंदा है, क्योंकि वो अब उस बात को याद कर रहे हैं कि जिस तरह से उनका दिल तब धड़कता था वो आज भी धड़कता है, आज भी उनको अर्जेंसी फील होती है अपने दिल में। तो यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि हो सकता है शायद वो दोनों एक साथ नहीं हैं। अब अगली लाइन से हमें जाहिर हो जाता है कि हाँ वो एक साथ नहीं हैं, क्योंकि अगली लाइंस शुरू होती हैं फ्रॉम द वर्ड्स व्हाट आई रिमेंबर इज द कलर ऑफ द शर्ट्स I'd bought them as an experiment in ways of seeing myself, hoping to catch in a window as I passed what I was to be in my new life as lover. One mint green, one pink, the third called Ivy League, tan with darker stripes, my first button-down collar. तो अब इन लाइन से हमें मालूम पड़ता है कि जब हम प्यार में होते हैं, जब हम प्यार करते हैं किसी से, जब हमें कोई नया लवर मिलता है, तो हम अपनी अपीयरेंस के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। तो स्पीकर को भी यही याद आ रहा है कि जब मैं तुमसे प्यार में पड़ा, वो अपने लवर को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि जब मैं तुमसे प्यार में पड़ा तो मुझे याद है कि मैं नई नई शर्ट्स ट्राई कर रहा था, नए नए कलर्स ट्राई कर रहा था, ऐसे कलर्स जो मैंने पहले कभी नहीं पहने। अब मैं वो शर्ट्स के कलर्स ट्राई कर रहा था, और तो और कुछ ऐसे स्टाइल्स जो मैंने कभी नहीं पहने, जैसे कि बटन डाउन कॉलर शर्ट मैं कभी नहीं पहनता था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मेरी लाइफ में मैंने नए स्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो सिर्फ शर्ट्स के बारे में बात नहीं कर रहा है। जब हम प्यार में होते हैं तो हम अपनी अपीयरेंस के साथ जब नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं तो ये सिंबॉलिक होता है कि हम एक नया इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ पर्सन हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त हम वो सिर्फ उस लवर की नज़र में बेहतर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उस बेहतरी के जो एफर्ट्स से हमारा खुद का ग्रोथ होता है, हमारी खुद की डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पर शर्ट्स खाली शर्ट्स नहीं है, यहाँ पर वो नई चीज़ें, जब प्यार में कोई होता है तो वो जो नई चीज़ें वो करता है, और उन नई चीज़ों के करने से जो उसकी पर्सनालिटी ग्रो करती है, जो उसका एज अ पर्सन जो वो इवॉल्व करता है, बढ़ता है, मच्योर होता है, ग्रो करता है, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो इससे बस वो यही कहना चाह रहे हैं कि कैसे तुम्हारे प्यार की वजह से धीरे धीरे छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीज़ों से मैं सुधरने लगा, और मैं चेंज होने लगा, और मैं ग्रो करने लगा। यहाँ पर पोएम की जो एक थीम है कि प्यार आपको ग्रो करने में कैसे मदद करता है, वो भी नज़र आती है। और यहाँ पे इमेजरी का यूज़ हुआ है, वो अपनी शर्ट्स को देख सकता है, उनके कलर्स याद कर रहा है, तो हम भी इमेजिन करते हैं, इमेज देखते हैं उसके शर्ट्स के कलर की, उसके शर्ट्स की डिज़ाइंस की। तो यहाँ फर्स्ट स्टैंजा खत्म होता है और सेकेंड स्टैंजा शुरू होता है इन लाइन्स से। वो कहता है, वी नेवर राइट but sometimes, knotting my tie at a mirror, one of those selves I had expected, steps into the room. In the next room, you're waiting. We have not yet taken back the life we promised to pour into each other's mouths forever and forever, while I choose between changes to surprise you. तो अब यहाँ हमें इस स्टैंजा से ये भी मालूम पड़ जाता है कि ना सिर्फ वो एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, ना सिर्फ ये बात सिर्फ मेमोरी में है, बल्कि वो एक दूसरे से आज बात भी नहीं करते हैं। आमने सामने तो है ही नहीं, क्योंकि वी नेवर राइट मतलब कि वो एक दूसरे को खत तक नहीं लिखते हैं, लेटर्स भी नहीं लिखते हैं। तो यानी कि ना तो वो एक दूसरे के सामने हैं, और तो और उन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन, कोई बातचीत भी नहीं है, वो एक दूसरे को एक खत तक नहीं लिखते हैं। लेकिन आज भी जब वो किसी शीशे के सामने, किसी मिरर के सामने एक नई टाई या कुछ भी ट्राई कर रहे होते हैं, तो उनको उन्हीं दिनों की याद आ जाती है जब वो दोनों एक साथ थे और वो अपने लवर के लिए नई चीज़ें ट्राई करते थे। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके लवर बस साइड वाले रूम में बैठे हुए हैं, जैसे कि वो तब बैठे हुए थे जब वो जवान थे और जब वो दोनों एक साथ थे, और जब वो उनके लिए नई नई चीज़ें ट्राई करके, एक्सपेरिमेंट करके, उनको दिखा के उन्हें सरप्राइज करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पर स्पीकर का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी यादें मुझे पिछले समय में एकदम ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मैं वहीं खड़ा हूँ, और जैसे कि तुम बगल वाले कमरे में मेरा इंतज़ार कर रहे हो, और जैसे कि अब मैं जब एक नई शर्ट या नई टाई के साथ बाहर आऊँगा तो तुम एकदम सरप्राइज हो जाओगे। तो ये इस तरह से उनके डेज रिवॉल्व कर रहे हैं। वो प्रेजेंट में भी हैं, लेकिन वो पास्ट में भी हैं। उनका पास्ट घूम घूम कर उनके सामने आ रहा है, उनकी ज़िंदगी रिवॉल्व कर रही है अपने लवर के यादों के आसपास, तो उनके जो दिन हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं।
ध्यान देने की बात इस पैराग्राफ में ये है कि आप देखेंगे कि कुछ लाइनें ब्रैकेट में लिखी हैं। जब वो पिछली बातें याद कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लवर जो हैं वो साइड वाले रूम में ही बैठे हैं, तो वो ये भी बात याद करते हैं। वो कहते नहीं हैं, जब कोई चीज़ किसी कविता में ब्रैकेट में लिखी होती है तो वो साफ-साफ कही नहीं गई है। वो सिर्फ़ स्पीकर के दिमाग में, उनके मन में, उनकी कॉन्शसनेस में बात हुई है। वो साफ-साफ कही नहीं गई है। तो वो सोच रहे हैं पास्ट को याद करते-करते फिर से प्रेज़ेंट में आ गए और वो सोच रहे हैं अभी तक हमने एक-दूसरे को किए हुए प्रॉमिसेस भी वापस नहीं लिए हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात से ये पता चलता है कि जब भी उनका रिश्ता खत्म हुआ, जब ये रिलेशनशिप खत्म हुई, तब उन दोनों ने एक-दूसरे से कोई फॉर्मल ब्रेकअप नहीं किया। एक-दूसरे को कहा नहीं कि अच्छा ठीक है, अब हम एक-दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी बातचीत नहीं करेंगे। ये तुम्हारा सामान है, ये मेरा सामान है। अब हम एक-दूसरे से किए हुए वादे पूरे नहीं करेंगे। ऐसी उन लोगों के बीच में कोई क्लोजिंग कन्वर्सेशन नहीं हुई। एंड की बातचीत उनकी ऐसी नहीं हुई कि हाँ, ये गुड बाय, गुड बाय। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि उनकी जो रिलेशनशिप थी, उनका जो रिश्ता था, उसको अभी तक प्रॉपर क्लोज़र नहीं मिला है। अभी तक उन्होंने उस रिश्ते की गाँठ को ख़त्म नहीं किया है। आज भी ये बात ओपन एंडेड है कि वो साथ हैं, कि वो साथ नहीं हैं। उन दोनों ने एक-दूसरे को कम्युनिकेट नहीं किया है कि अब हम दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं हैं। और जब कोई रिश्ता ओपन एंडेड रह जाता है, उसको क्लोज़र नहीं मिलता है, तो उसकी यादें और भी परेशान करती हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि क्यों वो रिश्ता खत्म हुआ, क्या गलत हुआ, कैसे हुआ? और हमें एक उम्मीद होती है कि शायद वो वापस आ जाए। तो एक ऐसा प्यार जिसको क्लोज़र नहीं दिया गया, जिस रिलेशनशिप को ख़त्म करते वक़्त ये साफ-साफ कहा नहीं गया कि हाँ, अब ये ख़त्म हो चुकी है, ये मेमोरीज़ में और भी ज़्यादा आता है और वो मेमोरीज़ ज़िंदगी भर आपकी लाइफ़ का हिस्सा बनी रहती हैं और आपके डेज़ रिवॉल्व करते रहते हैं। और इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपने आखिरी स्टैन्ज़ा पे। Revolving days, my heart in my mouth again. I'm writing this for you, wherever you are, whoever is staring in your blue eyes. It is me. I'm still here. No, don't worry. I won't appear out of that old time to discomfort you. And no, at this distance, I'm not holding my breath for a reply. तो बस अब ये पोएम खत्म हो रही है तो कंक्लूडिंग लाइंस में स्पीकर बोलते हैं कि इस तरह से मेरे दिन रिवॉल्व करते रहते हैं, तुम्हारी याद से मैं कभी पास्ट में चला जाता हूँ, कभी प्रेजेंट में आ जाता हूँ और इस तरह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। आप ये देखिए कि अगर आपका रास्ता, जहाँ आज आपको कहीं बाहर जाना है और आपको एक रास्ता फॉलो करना है, अगर वो रास्ता रिवॉल्व ही होता जाएगा तो क्या कभी आप अपनी मंजिल पे पहुँच पाएंगे? क्या आप कभी आगे बढ़ पाएंगे? तो इस तरह से यहाँ पे एक हिंट है कि जो स्पीकर हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनके दिन जो हैं वो रिवॉल्व करते जा रहे हैं। माई हार्ट इन माई माउथ अगेन, किसी का हार्ट उनके माउथ में होने का ये मतलब होता है कि एक्साइटमेंट हो जाना, नर्वसनेस हो जाना, दिल बहुत ज़ोर-ज़ोर से रेस करने लगता, धड़कने लगना। तो आज भी ये मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस फॉर यू। तुम जहाँ भी हो और जो मर्ज़ी तुम्हारी आँखों में देख रहा है, यानी कि मैं जानता हूँ कि आज तुम किसी और के साथ हो सकती हो सकता है तुम्हारा अब कोई नया लवर हो। लेकिन मैं आज भी वो एक्साइटमेंट फ़ील करता हूँ, आज भी मुझे नर्वसनेस हो रही है जब मैं तुम्हारे लिए ये लिख रहा हूँ। तो हम फिर से देखते हैं कि प्यार आपको कैसे मैच्योर बनाता है। इस रिलेशनशिप के बाद अब वो इतने मैच्योर हो चुके हैं कि ही इज़ ओके। उनको लगता है कि अगर आज तुम किसी और के साथ भी हो तो भी ठीक है, इस बारे में वो कुछ करने नहीं वाले हैं। वो अगर किसी और के साथ हैं तब भी ठीक है। इट इज़ मी, आई एम स्टिल हियर, लेकिन मैं आज भी यहाँ हूँ। ये मैं हूँ और मैं आज भी यहाँ हूँ। मैं आज भी यहाँ हूँ से ये मतलब है कि ये सब चीज़ें मैं आज भी फ़ील करता हूँ। इमोशनली मैं आज भी उसी जगह पे हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे। नो, डोंट वरी, आई वोंट अपीयर आउट ऑफ दैट ओल्ड टाइम टू डिस्कम्फर्ट यू। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैं ऐसा फ़ील करता हूँ, मैं आज भी यहाँ हूँ, मैं आज भी ये सब चीज़ें याद कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे तुम पास से निकल के मेरे सामने अचानक से आके खड़े हो जाते हो मेरी यादों में, तो शायद मैं भी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाऊँगा। पहली बात तो ये है कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि उनका लवर उनको याद कर रहा होगा। और दूसरी बात ये है कि बेशक वो आज भी ये फीलिंग्स रखते हैं, याद करते हैं अपने प्रेमी को, लेकिन उनके मन में अपने प्रेमी या प्रेमिका के ज़िंदगी में जाने का, उनके सामने अचानक से पेश हो जाने का, उनको अचानक से सरप्राइज़ या शॉक कर देने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे जो उनका लवर है वो डिस्कम्फ़र्ट हो सकता है और कोई डिस्कम्फ़र्ट उन्हें करने का इनका कोई इरादा नहीं है। और इतना ही नहीं, वो ना उनके सामने जाना चाहते हैं उन्हें डिस्कम्फर्ट करने के लिए, और तो और ये सब बातें जो वो कह रहे हैं, ये सब जो यादें हैं, उनका
कोई रिप्लाई वो अपने लवर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब एज अ रीडर्स हम जानते हैं, क्योंकि ये कोई लेटर नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो ये तो सिर्फ अपॉस्ट्रफी है, एक डिवाइस है जहाँ पे जो इंसान प्रेजेंट नहीं है उसको एड्रेस किया जाता है। तो पोएट ने अपॉस्ट्रफी डिवाइस यूज करके ऐसा जाहिर किया है कि जैसे वो अपनी लवर से बात कर रहे हैं, लेकिन वो लवर कहीं आसपास नहीं है। तो जब वो लवर आसपास है ही नहीं और वो सुन ही नहीं रही है ये बात, तो ऑब्वियसली रिप्लाई का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो स्पीकर पोएम को खत्म करते हैं इस लाइन के साथ कि मैं ये सब शायद रोज ही फील करता हूँ, ये सब तो शायद होता ही है, लेकिन अब हम दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है कि मैं तुमसे कोई रिप्लाई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। प्यार इंसान को इतना मच्योर बना देता है कि वो हमें ये सिखाता है कि अगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं भी मिले, तब भी प्यार प्यार ही रहता है, वो मेमोरीज में जिंदा रहता है। और मेमोरीज में प्यार जिंदा रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी तरफ से कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई लेटर, कोई कम्युनिकेशन, कोई मीटिंग हो। अगर प्यार सच्चा है तो दूसरी तरफ से चाहे कोई रिस्पॉन्स ना भी आए, वो मेमोरीज में चलते रहता है और हमें एक अच्छा, एक बेहतर, एक मोर मैच्योर इंसान बनाने में हमारी मदद करते रहता है। तो बस ये खूबसूरत पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ ग्रेट डे।